Hello everyone, this is the fourth lecture on equilibrium, and in this lecture we will discuss some more important topics from ionic equilibrium. As I have already told you, ionic equilibrium is one of the most important part from equilibrium. So let's start the lecture with ionization of water. So we have already discussed a topic, that is ionization constant or dissociation constant, in previous lectures. So you have to watch those lectures first, then you will easily understand these topics. So what is ionization of water? Whenever water is taken, you know that water, that is H2O. So water generally forms H3O plus ions plus OH minus ion. तो यहां पे देखिए क्या होता है कि वाटर क्या होता है, आपने एक कंटेनर में वाटर लिया है, तो वाटर क्या करता है कि एक्चुअल में होता क्या है, देखिए पूरा प्रोसेस होता क्या है कि H2O जो होता है मॉलिक्यूल, इट विल फॉर्म H प्लस एंड OH माइनस आयंस. अब देखिए अब होता क्या है, ये H प्लस आयन एक और H2O के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है H3O प्लस आयन. तो इसीलिए हम ओवरऑल रिएक्शन जो लिखते हैं दैट इज H2O प्लस H2O, दैट इज 2H2O विल गिव H3O प्लस एंड OH माइनस आयंस. बट ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स में नहीं होता है. वाटर, क्योंकि वाटर एक इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, वाटर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका मतलब इसमें जो डिसोसिएशन होता है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. मतलब वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके H प्लस आयन और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है. वो H प्लस आयन फर्दर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके H3O प्लस आयन फॉर्म कर देता है. बट इन दी एंड हमको क्या मिलता है, H3O प्लस आयन और OH माइनस आयन. बट यहां पे ध्यान दीजिए कि जो H प्लस आयन या यू कैन से H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, ये दोनों आयंस जो आपके पास होते हैं ये कंप्लीटली नहीं बनते. मींस ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 1 मोल वाटर था तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बना के H3O प्लस और OH माइनस आयंस बना देंगे, ऐसा नहीं होता है. तो इसका ध्यान रखिए, क्योंकि वाटर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, इसका मतलब क्या है, ये आयंस फॉर्म नहीं करता है. एक्चुअल में ये आयंस फॉर्म करता है, बट इनका जो कंसंट्रेशन होता है, मींस जो आयंस फॉर्म करता है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है. अब देखिए कितना होता है, देखिए एक्चुअल में डिपेंड करता है टेम्परेचर पे. किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे. तो अलग अलग टेम्परेचर पे जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो, इसका आयोनाइजेशन उतना ज्यादा होते जाएगा, मतलब ज्यादा H प्लस एंड OH माइनस आयंस बनते जाएंगे. अब हम जो टेम्परेचर लेते हैं, वी टेक 298 केल्विन, हम लेते हैं 298 केल्विन जो आपका रूम टेम्परेचर होता है. तो रूम टेम्परेचर पे जो कंडीशंस है, तो क्या कंडीशंस होती हैं वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम यहां पे इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, देखिए के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज H3O प्लस इंटू OH माइनस आयंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सो H2O इंटू H2 दैट इज H2O का होल स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ H2O का होल स्क्वायर. और यहां पे मैंने आपको बताया कि वाटर इतना ज्यादा है, उसमें से जो डिसोसिएट होते हैं, अगर आपके पास 1 मोल है उसमें से 0.00000001 मोल के आसपास डिसोसिएट होता है, तो वो तो ना के बराबर डिसोसिएट हो रहा है. तो जिसका मतलब आपके पास जितना भी वाटर है वो ऑलमोस्ट ऐसा का ऐसा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वाटर का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है. ये चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाई थी. तो क्या हो जाएगा यहां से, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन. और अब यहां से हम क्या करेंगे, K इंटू H2. देखिए K क्या है, एक कांस्टेंट है. वाटर का कंसंट्रेशन मैंने जैसे कि बोला थ्रू आउट द प्रोसेस हमेशा क्या है, कांस्टेंट है. तो ये पूरा का पूरा भी क्या है, एक कांस्टेंट ही रहेगा. एंड दिस इज डिनोटेड बाय KW. KW इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन. एंड दिस KW, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ध्यान रखिए, इसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, आयोनाइजेशन कैसे होता है वाटर का, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है. तो जब भी आपके पास वाटर होता है, वाटर में जो कंसंट्रेशन होता है किस किस का, H3O प्लस आयन का दैट इज हाइड्रोनियम आयन, और OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन होता है, उन दोनों के कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. सो व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर. तो ये हो गया आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. नाउ अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, जो हमारी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थी, हमने क्या देखा कि जो कंसंट्रेशन होता है 298 केल्विन पे, जो KW की वैल्यू होती है दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. अब इस K से आप कंफ्यूज मत होइए कीजिए, जो K होता है Ka फिर Kb, Ka हम एसिड के लिए यूज करते हैं, जो आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है.
Kb हम बेस के लिए यूज करते हैं और Kw दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो एक्चुअल में तीनों सेम है, बस कुछ एसिड के लिए, कुछ बेस के लिए और ये वाटर के लिए। तो Kw की जो वैल्यू होती है दैट इज अराउंड 1.008 इंटू 10⁻⁻14। ये किसकी वैल्यू होती है? Kw की वैल्यू होती है एट 298 केल्विन। ध्यान रखिए इसका जो यूनिट होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर होती है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गई? ये Kw की वैल्यू हो गई किस पे? एट 298 केल्विन। तो आप चाहो तो 1.008 को ऑलमोस्ट 1 इंटू 10⁻⁻14 लिख सकते हो। और यहां से देखिए, अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जब भी वाटर डिसोसिएट होगा, अगर हमारे पास प्योर वाटर है, ध्यान रखिए, इफ वी हैव प्योर वाटर, अगर हमारे पास प्योर वाटर है और वाटर जब डिसोसिएट होता है, वाटर डिसोसिएट होकर क्या क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोनियम आयन एंड OH माइनस आयन। तो देखिए, दो वाटर मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होके एक हाइड्रोनियम आयन और जो OH माइनस आयन है वो फॉर्म करते हैं। तो क्या हो रहा है? जितने हाइड्रोनियम आयन यहां पे बनेंगे उतने ही OH माइनस आयन्स भी बनेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर इफ लेट concentration of H3O plus ion is X, अगर X हम इसको मान ले तो concentration of, मतलब concentration of H3O plus ion कैसे डिनोट करते हैं हम? ये क्या डिनोट करता है? concentration of H3O plus ion is X। तो इसका मतलब concentration of OH minus ion भी क्या हो जाएगा? that is also equal to X। तो यहां पे वैल्यू पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए X into X दैट इज X स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? Kw दैट इज 1.008। आप सीधा 1 भी लिख सकते हो इंटू 10⁻⁻14। एंड देन फ्रॉम हियर वी हैव X इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 into 10⁻⁻14 that is 10⁻⁻7. So this is the value of X. So what does it mean? That concentration of H3O plus ion equal to concentration of OH minus ion equal to 10⁻⁻7, 1 into 10⁻⁻7 mole per liter at 298 केल्विन। तो क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास 298 केल्विन पे प्योर वाटर है तो उसमें हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन है या हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन हो तो बराबर ही होगा, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं तो जितने वो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा उतने ही OH माइनस आयन भी बनाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहां से जो कंसंट्रेशन OH माइनस का होगा वही H3O प्लस का होगा, और ये कितना होता है? 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो वही टॉपिक हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो मुझे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मिला, और यहां से मुझे ये पता चला कि प्योर वाटर में हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है। ये हमको कहां से पता चला? ये हमको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से पता चला। और ये वैल्यू ध्यान रखिए, आप ये सोच रहे हैं कि ये वैल्यू कहां से आई, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो ये आपको एक्सपेरिमेंट से ही मिलेगी। तो ये हो गया आपका जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है और कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और OH माइनस आयन जो होता है किसमें? प्योर वाटर में। अब हम बात करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यहां पे देखिए बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि अगर मुझे H प्लस आयन या आप कह सकते हो H3O प्लस आयन का और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन पता करना है, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। किसके एक्वस सॉल्यूशन में? एसिड्स और बेसिस के। तो यहां पे एक चीज समझिए कि देखिए, अगर मेरे पास प्योर वाटर है तो मेरे पास उतने ही हाइड्रोनियम आयन बनेंगे और उतने ही OH माइनस आयन बनेंगे, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। बट अगर मेरे पास कोई एसिड आ जाता है, मान लेते हैं मेरे पास एक एसिड है HCl, राइट? तो HCl, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन अगर HCl का होगा तो ये क्या करेगा? ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा H3O प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? H3O प्लस आयंस प्रोड्यूस करता है। तो ये किसके लिए है? एसिड के लिए। उसी तरीके से अगर मेरे पास कोई बेस है तो बेस में क्या हो जाएगा? बेस मान लेते हैं हमारे पास है NaOH, तो NaOH क्या फॉर्म करता है? Na प्लस, वाटर में अगर आप इसको डिसोसिएट करते हो OH माइनस आयन, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करता है, ये H3O प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं करता है। तो देखिए जो एसिड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं H3O प्लस आयंस एंड बेसिस प्रोड्यूस OH माइनस आयंस। नाउ अगर मैं एसिड्स ऐड करूंगा, मतलब एसिड का कोई एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो वाटर में तो H3O प्लस और OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन क्या था? सेम था। लेकिन अगर मैंने उसमें एसिड ऐड किया तो एसिड की वजह से क्या हो जाएगा? H3O प्लस आयंस और आएंगे उसमें। इसका मतलब H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस। सिमिलरली अगर मैं बेस ऐड करता हूं, सो ड्यू टू एडिशन ऑफ बेस, क्योंकि बिकॉज बेस गिव्स OH माइनस आयंस, सो द
कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन विल इंक्रीज। यहां पे क्या हो जाएगा, अगर मैं बेस ऐड करता हूं तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे दूसरी चीज का कंसंट्रेशन और दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान रखिए, कभी भी हम किसी एसिड या बेस को ऐड करते हैं तो H3O+ और OH माइनस आयंस दोनों का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। एक चीज है जो चेंज नहीं होगी इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ Kw। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कभी भी चेंज नहीं होगा सेम टेम्परेचर पे, उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। तो आपको पता है कि Kw जो है, Kw इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो यहां से क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन इज इक्वल टू Kw डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। अगर आपको बेस के लिए निकालना है, आपको OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन पता होगा वहां से, और एसिड का आप H3O+ आयन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। उसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन दैट इज इक्वल टू Kw डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन। तो यहां से आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होता है H3O+ और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन दोनों के दोनों चेंज हो जाते हैं। दोनों चेंज होंगे, ध्यान रखना, एक नहीं चेंज होगा। ये मत सोचिए कि यहां पे H3O+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और OH माइनस आयन का सेम रहेगा, सेम नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा। यहां पे OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और H3O+ आयन का कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अब आप ये सोचोगे कि ऐसा क्यों होगा। याद करिए, हमारे पास एक टॉपिक था दैट इज, उसका नाम था ली-चार्टलेस प्रिंसिपल। तो वो क्या कहता था कि अगर आप इक्विलिब्रियम में कोई छेड़छाड़ करते हो तो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा कि जहां पे वो उसको क्या करेगा, जो इफेक्ट है उस चेंज का उसको क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा या उसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो कम कैसे होगा, जब ये जो H3O+ और OH माइनस आयन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल वापस बना देंगे। तो यहां से H3O+ और OH माइनस आयन कम हो जाएगा। लेकिन यहां पे H3O+ तो ऑलरेडी बढ़ रहा है, यहां से तो कम हुआ। वाटर ने जो H3O+ आयन बनाए थे तो वाटर ने तो ना के बराबर बनाए थे, उनको तो हम काउंट भी नहीं करते ज्यादा, क्योंकि बहुत ही कम उनका कंसंट्रेशन होता है। तो यहां पे तो उसने बनाया था, तो ये क्या हो जाएंगे, H3O+ और OH माइनस आयन दोनों कम हो जाएंगे। लेकिन यहां पे इसकी वजह से H3O+ क्या हो जाएंगे, किसकी वजह से, एसिड की वजह से वो बढ़ जाएंगे। तो OH माइनस आयन तो कम हो रहे हैं, लेकिन H3O+ आयंस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसीलिए एसिड की वजह से H3O+ आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। और बेस की वजह से OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, बढ़ेगा, H3O+ आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ये आपके पास टॉपिक था जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। द नेक्स्ट टॉपिक इज pH वैल्यू एंड pH स्केल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ pH वैल्यू and what is the pH scale? So pH scale is basically a scale which measures the concentration of H+ ion, or you can say hydronium ion H3O+ ions. तो pH scale क्या होता है? So basically pH scale में मैंने क्या बताया अभी, 1 से लेके 14 तक की वैल्यू होती है। And now what is the pH value? तो pH value ध्यान रखना, pH is denoted by, pH is equal to negative logarithm of concentration of हाइड्रोनियम आयन बेस 10। तो बेस 10 हमको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, जब भी हम लॉग लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड होता है कि बेस क्या है, 10 है। तो pH होता क्या है, बेसिकली pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कि जितना हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होगा उस सॉल्यूशन में, मतलब हाइड्रोनियम आयन पर लीटर क्या कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव लॉगरिथम, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं pH ऑफ द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का हम pH कहते हैं इसको। तो आई होप कि आपको pH वैल्यू का मीनिंग समझ में आ गया होगा। नाउ यहां पे देखिए, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, दो चीजें होती हैं यहां पे, pH और एक टर्म होती है दैट इज नोन एज POH। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ POH? POH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। POH क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम होता है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन दैट इज OH माइनस आयन। तो ये OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन होता है, इसका नेगेटिव लॉगरिथम। तो pH और POH दो टर्म्स होते हैं। अब ध्यान रखिए कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए, मैंने आपको बताया था, मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन दैट इज हाइड्रोनियम आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन,
इट मे बी डिफरेंट, हो सकता है कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस एंड OH माइनस आयंस दोनों सेम हो। वो कब होगा? जब वाटर होगा या सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस ज्यादा होता तो एसिडिक होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस ज्यादा होगा तो बेसिक होगा। अब आपको यह पूछा जा रहा है कि pH और OH में क्या रिलेशन है, मींस pH और pOH का रिलेशन क्या है। तो देखिए, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर मुझे क्या करना है, pH कैलकुलेट करना है या फिर उसका pOH कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, मान लेते हैं हम बात करते हैं Kw की। तो Kw आपको पता है दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, राइट। अब देखिए यहां पे हो सकता है कि वो क्या हो, प्योर वाटर हो। तो प्योर वाटर के लिए देखिए, प्योर वाटर के लिए अगर मैं करूंगा pOH कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा या pH कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, pH फॉर प्योर वाटर, किसके लिए कर रहा हूं मैं अभी? फॉर प्योर वाटर। तो प्योर वाटर की हम बात करते हैं, तो प्योर वाटर के लिए क्या होगा? pH की वैल्यू क्या हो जाएगी? pH इक्वल टू क्या होगा? माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन, तो दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ। अब देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन जो होता है दैट इज 10⁻⁷, तो दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁷। पावर आपको पता है आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -7 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7 दैट इज 7 log 10। log 10 की वैल्यू आपको पता है दैट इज 1, तो दैट इज इक्वल टू 7। तो प्योर वाटर के लिए जो pH की वैल्यू होती है दैट इज 7। और सिमिलरली अगर मैं pOH की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा प्योर वाटर के लिए, तो pOH की वैल्यू भी वही आएगी क्योंकि कंसंट्रेशन तो सेम है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, तो वो भी यही आएगा माइनस log 10⁻⁷ दैट इज 7। तो pH और pOH दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। नाउ इफ आई टेक log बोथ साइड्स, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों तरफ log ले लूं तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन, यहां पे देखिए Kw log Kw इक्वल टू क्या हो जाएगा? log कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन, ये आप कह सकते हो ये क्या है? H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन है प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, तो log A इंटू बी, आपको पता है log A और इंटू log B क्या होता है? log A प्लस log B, तो log OH माइनस आयन, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? log Kw की वैल्यू आपको पता है दैट इज 10⁻⁻14, मैंने बोला था 1.008, उसको लगभग हम ऑलमोस्ट 1 मान लेते हैं, तो log 10⁻⁻14 इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज log कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो आपको मैंने एक चीज बोला था कि Kw की वैल्यू हमेशा सेम होती है, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन चेंज हो सकता है, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? -14 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज -14 log 10 की वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? log कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। इसको हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव log कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, और इधर क्या हो जाएगा? 14, और यहां से हमको जो रिलेशन मिलेगा दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन दैट इज नोन एज pH प्लस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन दैट इज कॉल्ड pOH। तो pH प्लस pOH इक्वल टू 14। तो ये रिलेशनशिप आप हमेशा ध्यान रखना, द सम ऑफ pH एंड pOH ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज 14, ये हमेशा क्या होता है? 14 होता है। तो अगर आपको pH कैलकुलेट करना है तो आप pOH से भी कैलकुलेट कर सकते हो, pOH कैलकुलेट कर लो और वहां से 14 में से माइनस कर दोगे, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस pOH, और pOH क्या हो जाएगा? 14 माइनस pH। तो आई होप कि आपको pH से रिलेटेड ये टर्म समझ में आ गई होगी कि pH का मीनिंग क्या है ऑन द स्केल ऑफ 0 to 14। तो 14 तक का स्केल होता है, 0 से लेकर 14 तक का स्केल होगा, यहां पे आपको pH और pOH मिल जाएगा बहुत इजीली। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि pH और pOH का मीनिंग क्या होता है। और न्यूट्रल के लिए ध्यान रखिए, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए जो pH की वैल्यू और pOH की जो वैल्यू होती है दोनों क्या होती है? 7 होती है, प्योर वाटर के लिए या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। देखिए अब यहां पे ध्यान दीजिए कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इंक्रीज होता है, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या है? नेगेटिव है। तो मतलब कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा किसका? हाइड्रोनियम आयन का, pH उतना कम होगा। pH जितना कम होता है एसिड उतना स्ट्रांग होता है। एसिड का
डिपेंडेंसी किस पे होती है, H3O प्लस आयन पे। जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, आपने अभी देखा था ना, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। तो उसमें जो सबसे सिंपल डेफिनेशन थी किसकी, एसिड्स की, वो क्या कहती है कि जो सब्सटेंसेस क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं, या आप कह सकते हो वाटर फॉर्म में H प्लस आयन देते हैं, तो H प्लस आयन के साथ वो हाइड्रोनियम आयन ही फॉर्म करेंगे। तो हाइड्रोनियम की जगह कहीं पे अगर H प्लस आयन भी है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो भी सेम ही है। जितने H प्लस आयन बनेंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वो कंबाइन होगा और उतने ही हाइड्रोनियम आयन्स बनाएगा। तो ये तो है आपका पीएच। तो ध्यान रखिए पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी वो सॉल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक होगा। पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। यहाँ पे खुद देख लीजिए, अगर ये 10⁻⁷ की जगह 10⁻8 होता है, कम हो रहा है ना, और तो पीएच आपका 8 आ जाता, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कम हो गया। तो पीएच की वैल्यू जितनी कम होती है इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन उतना ज्यादा है और वो उतना एसिडिक है। तो बेसिकली जो 7 तक होता है, 7 तक ये एसिड होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, ये आपको खैर पता होगा, बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हो। और 7 से लेके 14 तक, 14 तक क्या होता है, उसके बाद बेस होता है। तो 7 से ऊपर अगर पीएच होता है रूम टेम्परेचर पे तो वो बेस होता है, और 7 से कम होता है तो वो सॉल्यूशन क्या होता है, एसिड होता है। तो आई होप कि आपको ये पीएच वैल्यू और पीएच का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कॉमन आयन इफेक्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट डज कॉमन आयन इफेक्ट से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कॉमन आयन इफेक्ट हमको अभी पढ़ना है। तो देखिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक सॉल्यूशन दैट इज NH4OH। तो अगर मैं NH4OH को डिसोसिएट करता हूं इट विल फॉर्म NH4 प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन, राइट। और क्योंकि ये क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है, एक वीक बेस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, वो पार्शियली डिसोसिएट होगा, राइट। और वो कुछ NH4 प्लस और कुछ OH माइनस आयंस बनाएगा। नाउ अगर मैं इसमें कोई और सब्सटेंस ऐड कर देता हूं, तो या तो मैं इसमें ऐड करूं NH4Cl, तो NH4Cl ऐड करूंगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा NH4 प्लस और Cl माइनस आयन। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी कर सकता हूं, या फिर हाँ दोनों नहीं करने, या तो आप ये ऐड कीजिए या फिर मैं ये ऐड कर सकता हूं, कौन सा, NaOH। तो NaOH क्या फॉर्म करेगा, NaOH फॉर्म करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये Na प्लस और OH माइनस आयन फॉर्म करेगा। तो देखिए होता क्या है कि जब मैं इसको डिसोसिएट करता हूं, NH4OH को मैं डिसोसिएट करता हूं तो NH4 प्लस और OH माइनस आयन फॉर्म करता है, और एक टाइम आएगा कि आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किया इसमें ऐड NH4Cl। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, इसको भी ऐड कर सकता हूं, इसको भी ऐड कर सकता हूं। इसकी वजह से क्या होगा, NH4Cl डिसोसिएट होगा, NH4 प्लस और Cl माइनस आयन बनाएगा। अब देखिए जब इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन थी तो वहां पे NH4 प्लस आयंस का कोई फिक्स कंसंट्रेशन रहा होगा, जो OH माइनस आयंस का, क्योंकि मैं इस रिएक्शन की बात करूंगा, इसमें तो इक्विलिब्रियम का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। प्रॉब्लम किस में होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शन में। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अमोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो हो जाएगा इंक्रीज। जैसे ही ये इंक्रीज होता है इसकी वजह से ये जो रिएक्शन है, इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था, इसका जो इक्विलिब्रियम था वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, कोई चेंज करते हैं हम किसी भी इक्विलिब्रियम को, तो वो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में उस चेंज का इफेक्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, या फिर उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में उस चेंज को क्या कर सके, अपोज कर सके। तो चेंज क्या किया हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। ये क्या करेगा, ये अमोनियम आयन के कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा। अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन कब होगा, जब ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। सिमिलरली अगर मैं इसको ना ऐड करके अगर मैं NaOH को ऐड करता हूं, इसको नहीं ऐड किया मैंने, अगर इसको भी ऐड किया तो ये क्या करेगा, ये डिसोसिएट होके Na प्लस और OH माइनस आयन बनाएगा। उसकी वजह से OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, इस चेंज को, चेंज क्या हुआ है, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, तो इस चेंज को क्या करेगा,
अपोज करेगा, मतलब OH माइनस का आयन का जो कंसंट्रेशन है उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो कम कैसे होगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट कहता क्या है? सो कॉमन आयन इफेक्ट है क्या, देखिए कि व्हेनेवर देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन इक्विलिब्रियम, जब भी हमारे पास क्या है, किसी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम में है, एंड एन इलेक्ट्रोलाइट और यू कैन से अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन इज एडेड टू इट। हमने उसमें क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, या तो ये ऐड किया या तो ऐड किया। बस ध्यान रखिए उसमें क्या होना चाहिए, एक आयन कॉमन होना चाहिए, या तो कैटायन कॉमन हो, अमोनियम आयन हो, या फिर OH माइनस आयन हो, मतलब कोई ना कोई आयन का होना चाहिए, कॉमन आयन होना चाहिए। तो हमने क्या किया, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम में है, और हमने उस सॉल्यूशन में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमारे पास सॉल्यूशन था किसमें, इक्विलिब्रियम में, और उसमें हमने अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, सो द रिएक्शन ऑलवेज शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम होता है किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, द इक्विलिब्रियम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये जो रिएक्शन होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। क्यों होती है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, दैट इज ड्यू टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, एंड दिस इफेक्ट, दिस फिनोमिनन इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या कर देता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ, मींस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो इक्वेशन है, रिएक्शन है, उसको ही बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों शिफ्ट किया, इसने इसको क्यों नहीं शिफ्ट किया? वो इसलिए क्योंकि देखिए जो आयंस फॉर्म करने की टेंडेंसी है ना, जिसकी ज्यादा होगी वही आयन फॉर्म करेगा, जिसकी टेंडेंसी ही कम है। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, जो ज्यादा आयंस फॉर्म नहीं करते हैं, उनकी टेंडेंसी ऑलरेडी पहले से ही कम है, मींस वो ज्यादा आयंस फॉर्म कर नहीं पाएंगे। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो आयंस जो है वो फॉर्म कर लेंगे। तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा ज्यादा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, तो उसी को बैकवर्ड जाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग तो जाने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो रिएक्शन होती है, इक्विलिब्रियम होता है उसका, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आ गया होगा कि ये कॉमन आयन इफेक्ट है क्या। तो एग्जांपल के हेल्प से मैंने आपको समझा दिया। तो ये कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए और कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसमें आप ऐड कीजिए जिसमें एक आयन कॉमन हो, वो कैटायन भी हो सकता है और वो आयन एनायन भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने कैटायन कॉमन लिया, यहाँ पे मैंने एनायन कॉमन लिया, तो किसी को भी ले लो, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो कितने भी आप इससे एग्जांपल्स ले सकते हो। तो आई होप कि आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इज बफर सॉल्यूशन। ये बफर सॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन? तो ध्यान रखिए, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें आप थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस ऐड करते हो, उसकी वजह से इसके जो पीएच होता है, पीएच मैंने आपको बता दिया ना कि क्या होता है, इसका जो पीएच होता है उस पर कोई खास चेंज नहीं आता है। सो रिमेंबर, अ बफर सॉल्यूशन is the solution which does not change its pH on adding a small quantity of acid or base in it। अगर आप उसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस ऐड कर देते हो, उससे pH नहीं चेंज होता है। अब देखिए आप खुद सोचिए, वैसे क्या होना चाहिए था, अगर मैं एसिड ऐड करता हूं तो एसिड की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन बढ़ जाना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन बढ़ेगा तो मैंने आपको बताया pH क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से अगर मैं बेस ऐड करता हूं तो OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाना चाहिए। OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और उसकी वजह से pH जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन बफर सॉल्यूशंस अलग ही टाइप का सॉल्यूशन होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस ऐड करने पे। तो ऐसा होता क्यों है, What is the working phenomenon of buffer solution? ये काम कैसे करता है? That is known as buffer action. Buffer action क्या होता है? The phenomenon due to which a buffer solution, the pH of a buffer solution does not affect by adding a small amount of acid or small amount of base in it. तो ये क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, बफर एक्शन कहते हैं। तो बफर एक्शन बेसिकली है क्या, बफर एक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई एसिड बेस ऐड करते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी में किसी बफर सॉल्यूशन में, तो उसकी वजह से उसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये फिनोमिनन है कि काम कैसे करता है, सो वी विल
हैव सम एग्जांपल्स। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के बफर सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है हमारे पास एसिडिक बफर, एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर देखिए किसका बना होता है, जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है वो किस चीज से बना होता है, यू हैव टू रिमेंबर इट। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ वीक एसिड, ध्यान रखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान रखिए कि जो एसिडिक बफर होता है उसमें होता है एक वीक एसिड और एक सॉल्ट होता है, वीक एसिड और सॉल्ट किसका होना चाहिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होना चाहिए। वाइल अ बेसिक बफर, व्हाट इज अ बेसिक बफर सॉल्यूशन? सो बेसिक बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन हैविंग अ वीक बेस, बिल्कुल उल्टा इसका, और वीक बेस के साथ एक क्या होता है, सॉल्ट होता है। एक अगर एसिडिक बफर जो होगा उसमें एक एसिड होगा, कैसा एसिड होगा, वीक एसिड, और अगर बेसिक बफर होगा तो उसमें वीक बेस होगा। ध्यान रखिए, वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसको हम कहते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एसिडिक बफर और बेसिक बफर होते क्या हैं। तो एसिडिक बफर इज अ बफर हैविंग pH लेस देन 7, ऑब्वियसली कम होगा pH अगर 7 से तो क्या हो जाएगा, एसिडिक बफर हो जाएगा। इफ इट्स pH इज ग्रेटर देन 7 इट इज अ बेसिक बफर, हो क्या होगा, बेसिक बफर होगा। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जो बफर सॉल्यूशन होता है, मींस कैसे हम उसका बफर एक्शन समझेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक वीक एसिड ले लेते हैं। तो वीक एसिड हमारे पास फॉर एग्जांपल CH3COOH प्लस साथ में क्या होगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो वीक एसिड तो इसी को ले लेते हैं हम CH3COONA। दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। कौन कौन एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ है ये एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है। तो ये एक सॉल्ट हो गया ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इन दोनों से मिलकर बनेगा हमारा एसिडिक बफर। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, यू नो दैट जो CH3COOH जो है, अगर मैं इसमें वाटर ऐड, क्योंकि वाटर में हम इसको ऐड कर देंगे सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, सो इट विल फॉर्म CH3COO- आयन प्लस H3O प्लस आयन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन साथ में फॉर्म करेगा, तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पे होगा क्या, अगर मैं CH3COONA की बात करूं, CH3COONA, सो इट विल फॉर्म CH3COO- आयन, दैट इज एसिटेट आयन एंड Na प्लस आयन, दैट इज सोडियम आयन। तो ये दोनों आयन्स फॉर्म करेगा। तो देखिए CH3CO- आयन्स यहां से भी बन रहे हैं और यहां से भी बन रहे हैं। नाउ अब मैंने आपको बफर सॉल्यूशन जो है, बफर सॉल्यूशन की मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी। व्हाट डज बफर सॉल्यूशन से, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके पीएच पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर आप थोड़ा सा अमाउंट एसिड या फिर बेस का इसमें ऐड करते हो। तो थोड़ा सा अमाउंट में अगर इसमें एसिड या बेस का ऐड करता हूं तो देखते हैं इससे फर्क क्या पड़ता है। तो मान लेते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा अमाउंट किसका ऐड किया, HCl का ऐड किया। किसका अमाउंट थोड़ा सा ऐड किया, HCl का थोड़ा सा अमाउंट ऐड किया। सो HCl on adding it will combine with water and it will form H3O plus and OH minus ions। तो ये क्या करेगा, H3O plus और OH minus ion फॉर्म करेगा ऑन एडिंग एसिड। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहां पे कि अगर मैं एसिड ऐड करता हूं तो उससे पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑन एडिंग एसिड, एसिड ऐड करने पे देखिए क्या हुआ। तो क्या हुआ, H3O plus आयंस इसने फॉर्म किए। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो कंसंट्रेशन था H3O plus आयंस का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ आपको पता है अगर कंसंट्रेशन H3O plus आयंस का इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, पीएच कम हो जाएगा, चेंज तो हो रहा है। बट यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है फिनोमेनन, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट, जो हमने अभी पढ़ा था। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है कि अगर कंसंट्रेशन, ये क्या किया आपने, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया मान लेते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन वापस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको कम करने की कोशिश करेगा। और हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा यानी कि जो
बैलेंस सा हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन में वो मेंटेन रहेगा, इससे हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही एसिड ऐड करते हो वो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम करने की कोशिश करेगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन वापस कम हो जाएगा। मतलब ओवरऑल हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन में कोई खास चेंज नहीं आएगा, और हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब पीएच क्या है, सेम है। चलिए एक और देख लेते हैं, ऑन एडिंग अ बेस। अगर मैं इसमें कोई बेस ऐड करता हूं, ऑन एडिंग बेस, अगर हम इसमें बेस ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, तो बेस का एग्जांपल ले लेते हैं हम, दैट इज NaOH। हम क्या ऐड करते हैं इसमें, NaOH ऐड करते हैं। नाउ NaOH ये फॉर्म करेगा Na+ एंड OH- आयंस। क्या फॉर्म करेगा, Na+ एंड OH- आयंस। अब आप सोचोगे कि ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज Na+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। तो ये गलती मत करना, Na+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट होगा। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं शिफ्ट होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो रिएक्शन नहीं बैकवर्ड डायरेक्शन में इतना इजीली शिफ्ट हो सकती है, केवल किसकी हो सकती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो अब आप सोचोगे कि यहां पे बेस ऐड करने पे कॉमन आयन इफेक्ट कैसे हमको देखने को मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। ये क्या फॉर्म करेगा, OH- आयंस फॉर्म करेगा। अब इसने जो OH- आयंस फॉर्म किए हैं ये किसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, H3O+ आयंस के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और ये H3O+ और OH- आयंस फॉर्म करके ये क्या फॉर्म कर लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर से बता देता हूं कि अगर आप बेस ऐड करते हो तो बेस फॉर्म करेगा OH- आयंस। OH- आयंस किसके साथ कंबाइन होंगे, हाइड्रोनियम आयंस के साथ, और वो फॉर्म कर देंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आप सोचोगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि OH- आयंस का जो कंसंट्रेशन है उसको हाइड्रोनियम आयन ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, राइट। लेकिन अब आप सोचोगे हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन तो कम हो गया, नहीं, यहां पे हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगेन आप देखिए ली चार्ल्स प्रिंसिपल यूज कीजिए कि अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन, क्योंकि ये रिएक्शन क्या थी, ये इक्वेशन क्या थी, ये इक्विलिब्रियम में थी, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और आपने हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, कैसे चेंज कर दिया, बाय कंबाइनिंग हाइड्रोनियम आयन विद OH- आयंस, तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया यहां से। तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, उस चेंज को अपोज करने के लिए। आपने कम किया, वो वापस हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करेगा, और वापस अगर उसने हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन में फिर से कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये है हमारा बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। तो ये तो एसिडिक बफर था, सेम एक्शन किसके लिए होगा, बेसिक बफर के लिए भी होगा। तो एक बेसिक बफर भी हम देख लेते हैं। तो बेसिक बफर मैंने क्या बताया था, बेसिक बफर किस किस का होता है, वीक बेस। तो एक वीक बेस ले लेते हैं हम। वीक बेस कौन होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, चलिए यही ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, प्लस साथ में सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस NH4Cl, NH4OH वीक बेस हो गया, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। इन दोनों का जो बफर सॉल्यूशन था इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज अ बेसिक बफर। ये कैसा बफर है, ये बेसिक बफर है। नाउ अब इसमें भी हम बफर एक्शन देखते हैं। तो यहां पे क्या होगा, देखिए सेम जैसे यहां पे हुआ था, ये क्या है, NH4OH है, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा NH4+ OH- आयंस। नाउ जो NH4Cl है, NH4Cl क्या फॉर्म करेगा, दैट विल फॉर्म NH4+ आयन प्लस Cl- आयंस, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ ऑन एडिंग एसिड, फिर से हम इसमें एसिड ऐड करते हैं। तो एसिड ऐड करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं HCl मैंने ऐड किया थोड़ा सा, तो HCl क्या फॉर्म करेगा, HCl फॉर्म करेगा H3O+ प्लस माइनस आयंस। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे HCl ऐड किया, इसने क्या फॉर्म करना है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करना है, और ये हाइड्रोनियम आयन किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, OH- आयंस के साथ कंबाइन हो जाएगा। अब ये जब हाइड्रोनियम आयन OH- आयंस के साथ कंबाइन हो गया तो ये फॉर्म करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। इसकी वजह से जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं इसके कंसंट्रेशन में कमी आ जाएगी, ये कम हो जाएगा। और अगर इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो आपको पता है ये वीक बेस है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम है वो कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अमोनियम आयन जो है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो और OH- आयंस फॉर्म करेगा, अमोनियम आयन भी फॉर्म करेगा, साथ साथ OH- आयंस भी फॉर्म करेगा। तो इसकी वजह से OH- आयंस का कंसंट्रेशन फिर से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब OH- आयंस के कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वजह से H3O+ आयंस के कंसंट्रेशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका pH एज इट इज रहता है। उसी तरीके से अगर मैं इसमें बेस ऐड करता हूं, तो ध्यान रखिए ऑन एडिंग बेस, अगर मैं इसमें
बेस ऐड करता हूं, तो बेस ऐड करने से क्या होगा, देखिए मैंने यहां पे कोई बेस ऐड किया, मान लेते हैं सिंपली वही बेस मैंने वापस ऐड कर लिया, दैट इज NaOH। तो NaOH क्या फॉर्म करेगा, Na+ और साथ में OH- आयंस। अब देखिए इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन विल इंक्रीज, और कंसंट्रेशन अगर OH- आयन का इंक्रीज हो जाएगा तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो फिर से वो क्या कर देगा, OH- आयन के कंसंट्रेशन को कम कर देगा। तो इस तरीके से जो ये रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में रहती है, और कंसंट्रेशन जो है OH- आयंस का वो एज इट इज रहता है। OH- आयन का कंसंट्रेशन नहीं चेंज होता है तो H3O+ आयन का कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको बफर एक्शन एक्सप्लेन करना है। तो दिस वाज योर बफर एक्शन, ये था आपके पास बफर एक्शन। और अब हम बात करते हैं pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। किसी भी बफर सॉल्यूशन का pH कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम दोनों बफर सॉल्यूशंस के लिए, एसिडिक और बेसिक दोनों बफर्स के लिए pH कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एसिडिक बफर की, कि एसिडिक बफर के लिए हम pH कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वही हम एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है CH3COOH, ये हमारे पास वीक एसिड, और वीक एसिड हमेशा हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये क्या फॉर्म करेगा, इसके साथ हम वाटर ऐड करते हैं तो प्लस H2 भी साथ में आ जाएगा, और ये क्या फॉर्म करता है CH3COO- आयन प्लस H3O+ आयन। साथ में हमारे पास जो CH3COONA जो है ये क्या है, एक सॉल्ट होता है, ये मैंने आपको अभी बताया, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक एसिडिक बफर बोलते हैं। तो ये तो क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये फॉर्म करेगा CH3COO- आयन प्लस Na+ आयन। अब यहां पे देखिए जो ये वाली रिएक्शन है, इस वाली रिएक्शन में आप ध्यान से देखिए, इस वाली रिएक्शन के लिए अगर मैं Ka की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो Ka की वैल्यू आपको मैंने बताया था, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। इसमें ध्यान रखिए वाटर नहीं आता है, आपको ध्यान होगा मैंने वाटर उस साइड मल्टीप्लाई करके K के साथ, वो Ka बनता था, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप कहते हो आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो यहां से मुझे ये वैल्यू मिल गई। अब यहां से जो H3O+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू, सबको आप उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जो होगा Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO-। अब यहां से क्या हो जाएगा देखिए, तो यहां से pH जो होगा, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन, यही होता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। तो दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन, आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- आयन। अब यहां पे देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, ये काफी ट्रिकी पार्ट है। तो यहां पे देखिए हमको क्या करना है, देखो Ka इंटू, आपको पता है log A इंटू B, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस log Ka, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो माइनस ही आएगा, वैसे प्लस आता है लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस log, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- आयन। अब देखिए नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, इसको हम कहते हैं pKa, ध्यान रखिए pKa जैसे pH होता है ना वैसे pKa होता है, pKa इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। वैसे एक और टर्म होती है दैट इज pKb होता है, वो बेस के लिए होता है, आपको पता होगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb। तो इसको हम किस चीज से डिनोट कर लेते हैं, pKa से, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, ये किसका कंसंट्रेशन है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- आयंस। तो देखिए CH3COO- आयंस कहां से आ रहे हैं, इस एसिडिक बफर में हमारे पास इन दोनों का मिक्सचर था, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- आयन इससे आ रहा है और इससे आ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ध्यान से देखिए यहां पे, यहां से भी CH3COO- आयन आ रहा है और यहां से भी आ रहा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। बट ये आपको पता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका जो डिसोसिएशन होता है ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ये जो सॉल्ट होता है ये स्ट्रांग है, तो ये क्या होता है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मान लेते हैं जो कंसंट्रेशन है वो इसी की वजह से होगा और इसकी वजह से नहीं है, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है इसका और इसका वो ऑलमोस्ट क्या है, ना के बराबर है, वो बहुत ही कम है। तो इसके कंसंट्रेशन की कंपैरिजन में मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन x है और इसका कंसंट्रेशन y है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई
ये टोटल कंसंट्रेशन हो जाएगा। लेकिन y की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू x, मतलब इसके कंपैरिजन में इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो ओवरऑल क्या है, y को आप इसमें ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO- केवल किसका मानते हैं हम, इसका भी मानेंगे, लेकिन इसका कंसंट्रेशन हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम होता है। और ये क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो जितना कंसंट्रेशन इसका होगा उतना ही इसी का भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ, क्या लिख सकता हूं मैं, सॉल्ट। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा किसका, पीएच का। किसका है ये, पीएच फॉर एसिडिक बफर, ध्यान रखिए। और फॉर बेसिक बफर, ध्यान रखिए, फॉर बेसिक बफर। बेसिक बफर के लिए क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही करेंगे हम, आप आराम से कर सकते हो। हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, पीएच की जगह वहां पे क्या आएगा, पीओएच। पीओएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी के ए की जगह क्या आ जाएगा, केबी माइनस यहाँ पे हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो ये किसके लिए है, ये बेस के लिए है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और पीएच अगर आपको कैलकुलेट करना है तो पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको मैंने ऑलरेडी बताया, दैट इज 14 माइनस पीओएच। तो वहां से आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। तो पीओएच कैलकुलेट कर लीजिए, पीएच ऑलरेडी आ जाएगा, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज बफर कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी एक्चुअल में होती क्या है, तो ध्यान दीजिए कि जो बफर सॉल्यूशन होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप इसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस ऐड करते हो उससे उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन वो थोड़े से के लिए होता है। ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज्यादा एसिड या बहुत ज्यादा बेस ऐड कर दोगे तो ऑब्वियसली उसके पीएच में कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही आएगा। तो कितना चेंज आएगा, मतलब द ability of a buffer solution to resist the change in pH is known as its buffer capacity। मतलब वो कितना रेजिस्ट कर सकता है pH में चेंज होने के लिए, कितना रेजिस्ट कर सकता है। मतलब अगर उसका मान लेते हैं pH अभी 4 है, तो हम उसमें एसिड ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, एक टाइम तो आएगा ही ना जहां पे उसका pH जो है वो 4 से 5 हो जाएगा। अब कुछ बफर सॉल्यूशन ऐसे होंगे जिनका जल्दी चेंज हो जाएगा, मतलब हमने थोड़ा सा एसिड ऐड किया, थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर दिया तो 4 से 5 हो गया, सॉरी 4 से वो 3 हो गया, या फिर मैंने थोड़ा सा बेस ऐड कर दिया तो वो 4 से 5 हो गया। लेकिन एक ऐसा सॉल्यूशन भी होगा जिसमें मैंने बहुत सारा बेस किया तब जाके वो 4 से 5 हुआ है। तो मतलब जितना ज्यादा वो रेजिस्ट कर सकता है उतना ज्यादा आपको पीएच चेंज करने के लिए एसिड या बेस ऐड करने की जरूरत होती है। तो ध्यान रखिए, बफर कैपेसिटी जो होती है, बफर कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है, बफर कैपेसिटी मैंने बताया कि दैट इज द एबिलिटी टू चेंज टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। तो बफर कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो एसिड या फिर बेस जो होता है और बेस एडेड, कितना आपने ऐड किया है, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। तो ये क्या होगा, इसकी बफर कैपेसिटी होगी। अब मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स हमने अलग अलग बफर सॉल्यूशंस हैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स हमने सेम ही ऐड किए हैं। अगर पीएच ज्यादा चेंज होगा इसका मतलब रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो पीएच चेंज इन पीएच अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बफर कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी। चेंज इन पीएच अगर कम होगा तो उसकी बफर कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो बफर कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बफर कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब वो उतना ज्यादा रेजिस्ट कर सकता है चेंज इन पीएच। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक सारे समझ में आ गए होंगे। कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर से रह गए हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।